हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखा था। बच्चों, मैंने आपको बोला था कि एक और टॉपिक रह गया है, वही आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। बच्चों, डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंसी ऑफ अ रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। तो बच्चों, होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ सिंपल चीज़। सपोज करो कि एक रेसिस्टर है, ठीक है? ओके, उसका रेसिस्टेंस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सपोज करो कि 10 ओम है। कितना है? 10 ओम। अब होता क्या है कि अगर मैं इसका रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है रूम टेम्परेचर पर, बट अगर रूम टेम्परेचर जब चेंज होता है ना बच्चों, तब रेसिस्टेंस पे उसकी इफेक्ट होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो उसी का कोई एक रिलेशन है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। एज टेम्परेचर चेंजेस द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑल्सो चेंजेस। बच्चों, मैंने फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन में बताया था। रेसिस्टर कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, फिर नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड लास्ट वन मैंने आपको बताया था बच्चों, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? नेचर ऑफ द मटेरियल का बताया था मैंने, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बताया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर का रिलेशन बताया था, बट मैंने टेम्परेचर का कुछ भी नहीं बताया था, आपको याद हो तो टेम्परेचर की बात मैं आज करने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों? तो सपोज करो कि हमारे पास एक रेसिस्टेंस है, ठीक है? मतलब कि एक कंडक्टर है, उसका रेसिस्टेंस कितना है? R0 जितना है। सपोज करो कि कोई एक कंडक्टर है, उसका रेसिस्टेंस R0 है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? यहां पर मैंने 0 लिखा है, इसका मतलब टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और मैं एक और रेसिस्टेंस ले रहा हूं, आर टी, मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू T डिग्री सेल्सियस पर। ओके, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, मुझे इन दोनों का रिलेशन चाहिए, R0 एंड RT का रिलेशन चाहिए बच्चों, कि अगर कोई रेसिस्टेंस है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और रेसिस्टेंस की वैल्यू T डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है? तो रेसिस्टेंस R0 और RT, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो एक रिलेशन है बच्चों जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल है, अभी आपको प्रूव नहीं करना है, ठीक है? ये इंजीनियरिंग में प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है? ओके, तो बच्चों, इसका क्वेश्चन एनटीएससी में आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल है, ठीक है? तो मैं बता देता हूं, आर टी इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब बोलोगे सर ये अल्फा क्या है? तो देखो बच्चों, R0 तो आपको पता ही है, RT तो आपको पता ही है, ये डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी मतलब कि T माइनस 0, टेम्परेचर का डिफरेंस। वी हैव टू कंसिडर द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ओवर हियर, दैट इज डेल्टा टी। सो I can write delta T equals to T minus 0, because जब रेसिस्टेंस RT है बच्चों, तब टेम्परेचर कितना है? T डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? बेसिकली T माइनस 0। सो डेल्टा T इज व्हाट? T माइनस 0, ठीक है? बट अभी के लिए मैं डेल्टा T एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है? तो RT इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है? अब बच्चों, डेल्टा टी के बारे में तो बता दिया मैंने। किसके बारे में बताया? डेल्टा टी के बारे में तो बता दिया, बट ये अल्फा क्या है? ये अल्फा क्या है? अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अल्फा इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख देता हूं, टेम्परेचर को
कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, बराबर है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मुझे ये अल्फा की वैल्यू अगर लानी है, मुझे अल्फा का फॉर्मूला चाहिए। अगर आपको बोल दे के R1 डिग्री से R1 ओम T 27 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है, R2 ओम जब होगा तब T2 कितना होगा, ऐसा फाइंड आउट करने के लिए आएगा, तो उस टाइम पे हमें अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। या तो अल्फा की वैल्यू दे दी होगी, ठीक है, या तो फिर हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो इस रिलेशन से हम अल्फा कैसे प्रूव कर सकते हैं? सो RT इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी हमारे पास है। इस R0 को मैं अपॉन में ले आता हूं, सो RT अपॉन R0 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, 1 को यहां पर ले आते हैं, सो RT अपॉन R0 माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब बच्चों ये -1 है, ठीक है, ये -1 है। अब मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए है, तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अल्फा इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू RT अपॉन R0 माइनस 1। ठीक है बेटा, सो बेसिकली क्या होगा देखना बच्चों ध्यान से, अल्फा की वैल्यू मुझे प्रूव करनी है, तो पहले मैं R0 का एलसीएम ले लेता हूं। सो इट विल बी अल्फा इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन R0, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 अपॉन अल्फा इंटू R0। तो ये हो गया हमारा, सॉरी यहां पर डेल्टा टी होगा ना, डेल्टा टी, R0 डेल्टा टी लिख देता हूं, R0 डेल्टा टी। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा टी। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। अब बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट तो सबसे इजी है बच्चों, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? सो इट विल बी यूनिट इक्वल्स टू, तो अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन R है। देखो RT माइनस R0 उसका यूनिट क्या होगा, ओम, R0 का यूनिट क्या होगा, ओम, तो बचा कौन, चलो मैं प्रूव करता हूं। RT माइनस R0 मतलब वो तो रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। चलो यहां पर अपॉन में भी R0 है, उसका यूनिट होता है ओम, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, तो ओम ओम कैंसल, सो 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। सो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इनवर्स इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, और यू कैन से पर डिग्री सेल्सियस। कोई कोई कभी कभी किसी बुक में ऐसा भी लिखते हैं, पर डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, दैट इज इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ओके बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज आपको पता लग गया होगा रिलेशन RT इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इस पर से हमने रेसिस्टेंस कोएफिशिएंट की वैल्यू प्रूफ की, so that is alpha is equal to RT minus R0 upon R0 into delta T, and यूनिट क्या हो गया, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब बच्चों इसके बेस्ड पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, ओके, जो कि बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं फटाफट से, जस्ट अ मिनट बच्चों, बता देता हूं। तो बच्चों ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो इसे मैं मिटा देता हूं फटाफट से। और मैं यहां पर फॉर्मूला भी लिख देता हूं वापस से, RT इज इक्वल टू RT इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि 1980 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बच्चों 1980 में, मतलब आज से 30 साल पुराना क्वेश्चन, अरे 40 इयर्स पुराना क्वेश्चन है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ओके, मैं डायरेक्ट ऐसा न्यूमेरिकल बताऊंगा जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा बच्चों। ओके, 1980 में पूछा गया था एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन।
ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस is 0.00125 per degree Celsius, okay. Resistance is at 300 Kelvin is, resistance at 300 Kelvin is 1 ohm. What will be the temperature in Kelvin? What will be the temperature in Kelvin when resistance becomes 2 ohm? When resistance becomes 2 ohm। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, RT इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो मैं यहां पर पहले तो गिवन डेटा बनाऊंगा, गिवन डेटा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा इज इक्वल टू 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस। मैं 1 के फॉर्म में लिखने वाला था पर कोई बात नहीं, चलो। रेजिस्टेंस एट 300 केल्विन इज 1 ओम, तो मैं ये R1 ले लेता हूं, R1 इज इक्वल टू 1 ओम। उस टाइम पे टेम्परेचर कितना है, T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन। बच्चों 300 केल्विन को हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा कोएफिशिएंट भी डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आपको करना होगा -273, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये हो जाएगा अपना 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम होगी तब T2 कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो T2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क व्हेन द R2 इक्वल्स टू 2 ओम। जब R2 की वैल्यू 2 ओम होगी तब T2 की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये R0 है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से बच्चों, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना, RT इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ओके। तो बच्चों सबसे पहले मैं R1 के लिए ये फॉर्मूला लिखूंगा। किसके लिए लिखूंगा, R1 के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं। तो R1 के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बोलो क्या होगा। R1 इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू T1 लिखेंगे क्योंकि 1 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, T1। इज इट क्लियर बेटा, ओके। वैसे ही मैं R2 के लिए लिखता हूं, R1 के लिए मैंने लिख लिया, R2 के लिए लिखता हूं। तो देखो T की जगह 2 करना है और कुछ नहीं करना है। R2 इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू उस टाइम पे टेम्परेचर कितना होने वाला है बच्चों, T2 इंटू T2 लिख दिया बच्चों। इज इट क्लियर। तो बच्चों हमारे लिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 करूंगा, क्या करूंगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 करूंगा। तो क्या हो जाएगा, सो R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T1, ठीक है। अब देखो R0 तो कैंसल, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुटअप करता हूं बच्चों। तो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 2, R1 की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.00125। अभी मैं नहीं रखता हूं, चलो अल्फा इंटू T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू T1 की वैल्यू कितनी है बेटा,
27 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 27 अल्फा। ठीक है, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं बच्चों। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 27 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू T2। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 प्लस 27, 2 सा कितना होगा 54, 54 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2। ठीक है, तो बच्चों देखना 1 यहां पर आ जाएगा तो 2 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा T2 माइनस 54, अल्फा को मैंने यहां पर ले लिया। सो 1 इक्वल टू अल्फा इन ब्रैकेट T2 माइनस 54। ठीक है, तो अल्फा को मैं नीचे ले लेता हूं तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू T2 माइनस 54। ठीक है, ओके। तो बच्चों आपको कैलकुलेट करना है कि 1 अपॉन अल्फा मीन्स क्या होगा, 1 अपॉन 0.00125 इक्वल्स टू T2 माइनस 54। तो ये क्या हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.00125 प्लस 54। तो ये कैलकुलेट करो क्या होगा बच्चों, आपको खुद से ही करना है, कितना आता है बताओ, ये कितना आएगा, ये होगा आपका 800 और ये है आपका 54। तो 854 डिग्री सेल्सियस आएगा बच्चों, क्योंकि हमने अल्फा की वैल्यू हमारी डिग्री सेल्सियस में, ओके, T2 की वैल्यू हमने T1 की वैल्यू हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट की थी। तो T2 का आंसर भी कितना आएगा बच्चों, 854 डिग्री सेल्सियस। बट हमें किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, हमें बोला गया है कि इन केल्विन व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन केल्विन, हमें केल्विन में पूछा गया है बच्चों, किसमें पूछा गया है, केल्विन में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 273 किया था, इसमें प्लस 273 करेंगे। T2 इज इक्वल टू 854 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा 7 2 1 12। ओके, 1227 आ रहा है, कितना आ रहा है यार, 9 10 11, सॉरी 11। ओके, 1127 केल्विन। सो T2 इक्वल्स टू 1127 केल्विन। ये हमारा आंसर है बच्चों, ये हमारा आंसर है। ओके बेटा, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। ठीक है, इसके बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं बाद में दूंगा, ठीक है, जो कि आपको करने हैं। ओके, ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मुझे है ना, कल एक्चुअली रह गया था एनटीएससी का एक क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर ही बेस्ड है, वो मैं आपको आज बता देता हूं क्योंकि फिर वो रह जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जस्ट मिनट। हाँ ठीक है, अभी ओके दिख रहा है ना सब कुछ, यस ओके, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, ओके चलो फाइन। चलो अभी बच्चों एक क्वेश्चन करवाना बाकी रह गया था कल के टॉपिक से बेस्ड, जो कि एनटीएससी में आया हुआ है, वो भी आया हुआ है 2018 में आया हुआ है, तो मैं अभी बता देता हूं आपको। ठीक है, ओके, तो बच्चों क्वेश्चन ये है, फोर बल्ब्स, कहां गया मार्कर ब्लैक, हाँ ये, चलो क्वेश्चन ये है, बहुत ही इजी है बट एनटीएससी का है तो मैं आपको बता रहा हूं। फोर बल्ब्स रेटेड 100 watt each operate for 6 hours per day. What is the cost of
the energy consumed in 30 days at the rate of 5 per किलोवाट आवर। ओके, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 360 रुपीज बी सी एंड डी, 90 रुपीज, 120 रुपीज एंड 400 रुपीज। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, पहले तो वीडियो पॉज करके आप एक बार इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं तो बता ही रहा हूं, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो सीख लेना कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों टोटल बल्ब कितने हैं हमारे पास, चलो बताओ। टोटल 4 बल्ब्स हैं। कितना रेटिंग है, पावर रेटिंग 100 वॉट। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे पास, तो उसका पावर रेटिंग कितना होगा बच्चों। तो 4 बल्ब्स कितने वॉट के हैं, 100। तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 100 वॉट ईच, सो इट विल बी 400 वॉट। तो हमें पावर मिल गया। ठीक है, हमें चाहिए एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर कितना है बच्चों 400 वॉट। टाइम कितना है 6 आवर्स पर डे। कितने आवर्स पर डे बच्चों, 6 आवर पर डे। वो भी कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए। बच्चों वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ना। 4 bulbs rated 100 watt each operates for 6 hours per day. What is the cost of energy consumed in 30 days at the rate of 5 per kilowatt hour? बच्चों ऐसा भी कह सकते हैं, मैंने आपको यूनिट वाला बताया था, यहां पर इन लोगों ने डायरेक्ट किलोवाट आवर लिख दिया है। ऐसा भी लिख सकते हैं 5 पर यूनिट। तो मैंने आपको बताया ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, सो टाइम कितना है बच्चों 6 आवर्स, और वो भी बच्चों कितने डेज के लिए 30। तो डेज इज ऑल्सो टाइम, बिकॉज 30 डेज के 24 आवर्स भी होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 30 कर सकता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, सो इट विल बी 400 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये कितना होगा, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72। तो 72 और 1 2 3 3 0। ओके, क्या हो गया वॉट इनटू आवर। ओके, अब हमें बच्चों किस में चाहिए, किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। यस, कैंसल। तो कितना हो गया 72,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 72 किलोवाट आवर। क्या हो गया बच्चों, किलोवाट आवर। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, तो बच्चों 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो बच्चों 72 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितने यूनिट हो जाएंगे, 72 यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 5 पर किलोवाट आवर। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 350, मतलब 75 जा 350 और 2 5 जा 10, तो 360 रुपीज। ओके, तो 360 ऑप्शन में है ए इज द आंसर। एनटीएससी 2018 बेटा, यहां पर लिख देता हूं एनटीएससी 2018 क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, ओके। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देते हैं डाउट के साथ, मैं थोड़ी देर में उसे सॉल्व करके सेंड कर देता हूँ। अगर फ्री होता हूँ तो मैं उसी टाइम पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ओके, क्योंकि दूसरे भी लेक्चर्स होते हैं ना बेटा, इसीलिए। तो बच्चों आप इलेक्ट्रिसिटी को पूरा पढ़िए, वापस रिवाइज कीजिए। अगर कोई डाउट आ रहे हैं तो मुझे पूछिए, ताकि आपके डाउट क्लियर हो और आपकी एरर्स कम हो। ठीक है बच्चों, ओके। तो
आज के लिए इतना ही बच्चों, और हार्ड वर्क कीजिए बस। एक चैप्टर फिजिक्स का, बहुत बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ है, आप हार्ड वर्क कीजिए। कोई डाउट है तो मुझे पूछिए प्लीज, ठीक है, ताकि हम रिजल्ट इंप्रूव करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।